हेलो जवानों, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल मौज में, बहुत बढ़िया भाई साहब। और फिजिक्स पढ़ेंगे तो हमेशा मौज में ही रहेंगे। प्यारे जवानों, मैं हूं सुशांत और हम लोग अपने प्यारे से चैनल ज्ञान बूस्टर पर हैं। मेरे भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म में भी हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। किस किस के लिए? डायामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए। ऑलरेडी एक वीडियो इसकी प्रॉपर्टीज पर आ चुकी है, लेकिन आज जो मैं आपको बातें बताने वाला हूं बहुत ही लिमिटेड बातें हैं, लेकिन बहुत काम की बातें हैं। अक्सर इन पर क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए आपको थोड़ा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। अभी जो मैं बात आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो मैं पहले आपको बता दूं कि डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और साहब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए हम आज डिस्कस करने वाले हैं जाई की वैल्यूज, म्यू की वैल्यूज, जाई का टेम्परेचर के साथ रिश्ता। ये तीन चार चीजें जो हैं हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन इनका लॉजिक आज हम लोग जानेंगे। सिर्फ वैल्यूज को रटना नहीं है। तो जवानों, पेन कॉपी उठा लीजिए और शुरू हो जाइए और हर चीज का लॉजिक देखेंगे आज हम लोग। तो मेरे प्यारे जवानों, मैं शुरुआत करता हूं। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं जाई की वैल्यूज से। भाई साहब, हमें मालूम है बाय द डेफिनेशन जाई विल बी इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय एच। मेरे प्यारे जवानों, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर आई जो है, मतलब जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। हाँ, तो भाई डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की यदि हम चर्चा करें तो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स में अप्लाइड जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन होता है। भाई पिछली क्लास में मैं ऑलरेडी इस पर डिटेल में चर्चा कर चुका हूं। तो मेरे भाई, यहां पर यदि हम ध्यान दें कि आई और एच की जो डायरेक्शंस हैं वो अपोजिट होंगी, इस वजह से जो जाई की वैल्यू है वो डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर नेगेटिव आएगी। क्या ये मेरी बात समझ में आया आप सबको? लेकिन भाई पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की यदि हम चर्चा करें तो जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में मैं जो स्पेसिमेन है उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन आएगा। इसका मतलब ये है कि यहां पर आई और एच दोनों की एक ही डायरेक्शन होगी, और क्योंकि मेरे भाई दोनों की डायरेक्शन एक ही होगी, इसका मतलब है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में दोनों में ही जाई की वैल्यू पॉजिटिव रहनी है। अब यहां पर जो एक चीज और नोट करने की है वो है जाई की वैल्यू की बात। अच्छा, एक बात बताइए, मैंने जब आपको आई की बात बताई थी तब मैंने आपको कहा था कि भाई ये मैग्नेटिक मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक है, ये मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर कितना मैग्नेटाइजेशन आएगा, राइट? तो भाई जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो तो खुद ही चाहेगा, वो तो खुद ही मैग्नेट बनना चाहेगा, लेकिन डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक दोनों की जो टेंडेंसी है वो बहुत ही वीक होती है। इस वजह से यदि हम इस इक्वेशन को गौर से देखें तो मेरे भाई यहां पर जो आई की वैल्यू है वो लेस रहेगी डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में, लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर वो तो स्ट्रांगली कमिटेड है कि भाई साहब मेरे को तो मैग्नेट बनना ही बनना है। इसका मतलब जाई की वैल्यू यहां पर लार्ज रहेगी लेकिन पॉजिटिव है, यहां पर पैरामैग्नेटिक के अंदर पॉजिटिव तो है लेकिन स्मॉल पॉजिटिव है। ध्यान रखनी है ये बात। और मेरे भाई यदि हम डायामैग्नेटिक की बात करें तो यहां पर नेगेटिव तो आ चुका था, लेकिन वैल्यू जो है वो यहां पर स्मॉल रहेगी। तो आई होप आपको अब इस टेबल को याद करने में तकलीफ नहीं होगी कि जाई की वैल्यूज किसके लिए नेगेटिव पॉजिटिव रहनी है, छोटी रहनी है या बड़ी रहनी है। तो भाई ये बात वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं इस पर, तो इसको आप अच्छे से तसल्ली से याद कर लीजिए विद लॉजिक। लॉजिक नहीं पता होगा तो आप बहुत जल्द इसको भूल जाएंगे, इसलिए मेरे भाई आपको लॉजिक पे ध्यान देना है। ध्यान रखना, एक छोटी सी बात और मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि भाई यहां पर यदि हम नोटिस करें आई वर्सेस
I वर्सेस H का ग्राफ देखें तो भाई साहब यहां पर ये ग्राफ नेगेटिव के अंदर आएगा, नेगेटिव एक्सिस के अंदर आएगा। लेकिन यदि पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक की बात करें, याद रखना ये ग्राफ जो है मैंने यहां डायमैग्नेटिक के लिए बनाया है, लेकिन यदि हम पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये भाई साहब पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आएगा। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है, यहां पर यदि मैं इस तरीके से लिख दूं कि भाई साहब I विल बी इक्वल टू Xi इंटू H, तो मेरे भाई आप ध्यान से बताइए कि ये वैल्यू क्या होगी, ये ग्राफ का स्लोप होगी। मतलब जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, क्योंकि उनके लिए ये वैल्यू लार्ज होती है, इसका मतलब जब भी हम I वर्सेस H का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उस सिचुएशन में इसका स्लोप ज्यादा होगा। मतलब हमारी जो लाइन है वो I की तरफ ज्यादा मिलेगी, H की तरफ नहीं मिलेगी। तो मेरे भाई ये बात यहां पर आपको ध्यान रखनी है। यदि वही चीज हम यहां पैरामैग्नेटिक के लिए देखेंगे तो ये जो लाइन है इट विल बी मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स H। ध्यान रहे यहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक ही ग्राफ में 3 लाइन बना के देगा और तीनों लाइनों में से पूछेगा बताइए कौन सा पैरा के लिए है, कौन सा फेरो के लिए है और कौन मेरे भाई डायामैग्नेटिक के लिए है। तो आपको एक कंसेप्ट जो है यहां पे यूज करना पड़ेगा कि भाई I वर्सेस H का ग्राफ है, I की पावर भी 1 है, H की पावर भी 1 है। यदि हम यहां पर इक्वेशन यूज करें y इक्वल टू mx प्लस c, तो यहां हम आसानी से कह सकते हैं कि भाई साहब ये जो वैल्यू यहां पर दिख रही है H के साथ में, ये हमें स्लोप की जानकारी देगी। और क्योंकि हमारा जो स्लोप है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ज्यादा आएगा, तो ग्राफ जो है वो आपको आसानी से पहचान में आ जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे जवानों यहां तक आपको जो बातें मैंने बताई वो अच्छे से समझ में आई हैं। तो भाई एक बार मैं बोर्ड साफ करता हूं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे म्यू की, ठीक है। अच्छा, म्यू से पहले भी हम इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट और देख लेंगे Xi के ऊपर, उसके बाद फिर म्यू को देखेंगे। क्लियर है? तो एक बार बोर्ड साफ कर लेता हूं। भाई अब हम लोग देखते हैं Xi का टेम्परेचर के साथ क्या रिश्ता होगा। भाई यदि डायामैग्नेटिक मटेरियल है, टेम्परेचर कुछ भी कर लीजिए, इसमें Xi की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमने ये बातें एक्सपेरिमेंट से कही हैं, भाई हवा में नहीं कह रहे हैं। हमने अलग अलग डायामैग्नेटिक मटेरियल्स को गर्म कर करके देखा, फाइनली हम इस नतीजे पर पहुंचे कि मेरे भाई टेम्परेचर के बदलने के कारण Xi की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन भाई यदि यही चीज पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए नोटिस करें तो हमने क्या पाया कि यहां पर Xi इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे Xi की वैल्यू घटती जाएगी। याद करिए Xi किसका फैसला करती थी, ये उस बात का फैसला करती है कि कौन मैग्नेट बनने के लिए कितना डेडिकेटेड है, कि कौन मैग्नेट बनना चाहता है। मतलब यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो एक मटेरियल की मैग्नेट बनने की तमन्नाएं जो हैं वो भाई साहब गड़बड़ होती जाएंगी। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि यदि हमें मैग्नेट चाहिए ना भाई, तो इसका मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादा चाहिए, तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। मतलब हमने यहां पर ग्राफ को नोटिस किया तो ग्राफ की जो शेप आई है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जैसी आई है पॉजिटिव क्वाड्रेंट में। भाई एक बात अच्छे से नोट कर लेना भाई साहब, यहां पर ये दोनों लाइन किसी भी एक्सिस को टच नहीं कर रही हैं। यहां पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं तो आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। तो आई होप यहां तक आपको अच्छे से मेरी बातें समझ में आई। अब हम इसी का बिहेवियर, Xi का बिहेवियर टेम्परेचर के साथ, फेरोमैग्नेटिक के साथ देखते हैं। मेरे भाई यहां पर हमने क्या नोटिस किया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे देखो ना, खुद ही देखो ना, जो पैरा था उसकी खुद की Xi की वैल्यू घट रही है, तो फेरो की तो और भी ज्यादा घटेगी। और मेरे प्यारे जवानों, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आकर उस पर्टिकुलर टेम्परेचर का नाम हम क्यूरी टेम्परेचर रखते हैं और उस पर उसने अपना मैग्नेटिक बिहेवियर बदलना है। हाँ तो भाई हम लोग अब बात करते हैं
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। भाई जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा जाई की वैल्यू घटनी तय है, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एट ए सर्टेन टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर पर हम ये पाएंगे कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो चुका है। उस टेम्परेचर को हम क्यूरी टेम्परेचर कहेंगे। कहने का मतलब है कि भाई साहब जब एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम गर्म करेंगे तो धीरे 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 वो पैरामैग्नेटिक की तरफ आता जाएगा और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा। और उस पैरामैग्नेटिक मटेरियल, जब वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल बनेगा, उस टेम्परेचर को हम क्यूरी टेम्परेचर का नाम देंगे। तो आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया। एक बार बोर्ड साफ करता हूं, उसके बाद हम आगे की प्रॉपर्टीज देखते हैं। भाई अब यदि हम परमिएबिलिटी की वैल्यूज को कंपेयर करें तो मेरे भाई ध्यान से समझना, डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए आप खुद ही बताइए। भाई देखो यहां पर हम लोगों ने एक टर्म पढ़ी थी पहले, रिलेटिव परमिएबिलिटी इक्वल टू परमिएबिलिटी डिवाइडेड बाय द परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम। तो भाई साहब जो हमारा डायामैग्नेटिक मटेरियल है उसके लिए जो म्यू की वैल्यू है ये तो वैक्यूम से भी कम होगी, क्योंकि ये तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन की टेंडेंसी रखता है। इसका मतलब देखो मैंने यहां पर जो डिफाइन किया था म्यू को, तो याद होगा आपको, हमने लिखा था टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो उसके अंदर आया वो डिवाइडेड बाय एच जो हमने लिखा था वो। तो क्योंकि वो डायामैग्नेटिक मटेरियल है तो उसके अंदर ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये दो चीजों का सम थी, जो अप्लाइड था वो और जो इंड्यूस हुआ था वो। और क्योंकि ये इंड्यूस अपोजिट डायरेक्शन में होगा इसलिए ये वैल्यू ओवरऑल कम हो गई है। इसका मतलब मेरे भाई डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो म्यू की वैल्यू है ये म्यू नॉट से कम होगी। यह बात ध्यान रखने लायक है। यहां पर b की वैल्यू h से ज्यादा होनी है, दो चीजों का सम है, ध्यान रखना है, इसलिए यहां पर म्यू की वैल्यू म्यू नॉट से ज्यादा होगी और फेरोमैग्नेटिक में तो ये वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा होगी। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया है। अब यदि हम बात करें रिलेटिव परमिएबिलिटी की, यदि हम बात करें रिलेटिव परमिएबिलिटी दैट इज म्यू आर की यदि हम बात करें तो भाई इसके केस में जब ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू से मतलब न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो आंसर एक से कम आएगा। लेकिन भावुक होके नेगेटिव में मत कर देना, एक से कम है होगा तो पॉजिटिव ही, लेकिन एक से कम आया है। भाई यहां पर देखेंगे तो ये रेशियो जब आप निकालेंगे तो सीधी सी बात है म्यू म्यू नॉट से ज्यादा है। इसका मतलब यहां पर रिलेटिव परमिएबिलिटी ग्रेटर देन 1 होगी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगी। लेकिन इस केस में ये वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू आपको मिलने वाली है। यहां पर ये एक से हल्की फुल्की थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ये बहुत ज्यादा रहने वाली है। तो मेरे भाई ये बातें सारी अच्छे से आनी चाहिए। इसी के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक तीनों चीजों के कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको याद होने चाहिए। तो एग्जाम्पल्स आप लोग लिख लीजिए, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। भाई इसके डायामैग्नेटिक के हैं BiCu H2O, 3 कर लिए हमने, ठीक है ना। तो भाई यहां पे क्या आएगा AlNaCa और 2, ये एग्जाम्पल्स पैरामैग्नेटिक के हैं। फेरोमैग्नेटिक के एग्जाम्पल्स और लिखिए। फेरोमैग्नेटिक के तो आपको पता ही होगा, आयरन, निकल, कोबाल्ट, तो ये सारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। याद रखना यहाँ पर ये जो O2 है ये STP पर है। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे जवानों, हमने अभी तक जो जाना उसमें आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी यदि कोई डाउट्स है तो आप जरूर अपने डाउट शेयर कीजिए ताकि हम उनको क्लेरिफाई कर सकें। प्यारे जवानों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज इस चीज़ को, टॉपिक को हम फिनिश कर रहे हैं, तो अच्छे से इसको घर पे रिवाइज करिए। कोई प्रॉब्लम आए तो पूछिए। हमारे आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।